दोस्तों नमस्कार। इस सीरीज में हम लोगों ने 665 MCQs ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम लोग 666 से आगे बढ़ेंगे। पहला हमारा सवाल ये कह रहा है कि एक वस्तु है, उसे ऊपर की ओर फेंका गया। यह भूमि से अधिकतम h ऊंचाई तक पहुंचती है, यानी मैक्सिमम हाइट h है। बताना है आपको कि जब ये h हाइट के 3/4 पे होगा, यानी 3h/4 पे होगा, इस हाइट पे होगा, तब इसके पास होगी, यानी स्थितिज और गतिज ऊर्जा के बारे में बताना है कि कौन अधिक होगी कौन कम होगी। देखिए, जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं, जैसे जैसे वस्तु ऊपर की ओर जाती है उसकी स्पीड कम होती है। उसकी जो स्पीड होती है, यानी कि जो गति होती है, वो कम होती है। और गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसी को तो गतिज ऊर्जा बोलते हैं। तो गति कम हो रही है तो गतिज ऊर्जा भी कम होती है। और जैसे जैसे वस्तु ऊपर की ओर जा रही है, हाइट क्या हो रहा है? हाइट यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, और हाइट के कारण वस्तु के पास स्थितिज ऊर्जा होती है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। तो जैसे जैसे वस्तु ऊपर की ओर जाएगी, याद रखना ऊपर फेंकी गई है वस्तु को, जैसे जैसे वस्तु ऊपर की ओर जाएगी स्पीड में कमी आती है, तो गतिज ऊर्जा लगातार घटती है। हाइट बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ती है, तो स्थितिज ऊर्जा लगातार बढ़ती है। एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक पॉइंट जो है ऐसा आएगा जहां पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा आपस में बराबर हो जाते हैं। वो हाइट होगा h/2, यानी टोटल हाइट जो होगा उसका हाफ, मिड पॉइंट पे। जो भी टोटल हाइट होगा मैक्सिमम, यहाँ पर मैक्सिमम h है तो h/2 इसका मिड पॉइंट होगा। यहां पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा आपस में बराबर होती सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये तब का है जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया है। ठीक है, वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया है। मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं, अनिषेचित अंडे यानी कि अनफर्टिलाइज्ड एग। एग यानी फीमेल के अंदर जो ओवम होता है या फिर जो बोलते एग होता है, अंडाणु जिसे बोलते हैं, इसमें क्या होगा? केवल X क्रोमोसोम होगा, एक X क्रोमोसोम होगा। फीमेल बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं उनमें 44 + XX ये क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन जो एग होगा इसके अंदर क्या होगा? 22 + X। अगर यही मेल होता तो मेल के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं उनमें 44 + XY ये होता है क्रोमोसोम। लेकिन जो शुक्राणु होता है, जो स्पर्म होता है, उसके अंदर 22 + X होता है या फिर 22 + Y होता है। तो मेल के शुक्राणु के अंदर या तो X होगा या फिर Y होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा शुक्राणु के अंदर। अगर शुक्राणु को छोड़ दो तो जितनी भी कोशिकाएं हैं बॉडी के अंदर सारे में 44 + XY होगा। जैसे किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है? सवाल थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है। सवाल बस इतना सा ये कह रहा है यहाँ पर कि कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना तत्वों का वर्गीकरण दिया, तो कुछ नए तत्वों के खोज के लिए भविष्यवाणी की थी। याद करो, मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में 3 स्थान छोड़ दिए थे, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, एका बोरोन। जो 3 स्थान छोड़े थे वहां पर उन्होंने कहा था कि जो तत्व आएगा उसे बोलेंगे एका एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद एक स्थान और था एका सिलिकॉन, और एक तीसरा स्थान था एका बोरोन। ये 3 स्थान उन्होंने छोड़े थे। बाद में जब आधुनिक आवर्त सारणी आया तो एका एल्यूमिनियम की जगह पर वहां पर आपको गैलियम मिलेगा, एका सिलिकॉन की जगह पर जर्मेनियम मिलेगा, एका बोरोन की जगह पर स्कैंडियम मिलेगा। ये तीनों आपको ध्यान में रखने होंगे, और ये स्पेस छोड़ा था मेंडलीव ने। तो मेंडलीव हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है? हाइड्रोजन के नाभिक में केवल मात्र एक प्रोटॉन होता है, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। और हाइड्रोजन के बाहर केवल एक ही शेल होगा, केवल एक ही शेल होगा, यानी एक ही कोश होगा, और इसमें भी केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। कभी पूछ दे कितने न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन नहीं है, 0 है। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कोश एक ही शेल है तो वही बाह्यतम कोश हो जाएगा, एक ही कोश है तो वही बाह्यतम कोश हो जाएगा। तो बाह्यतम कोश में इसके एक इलेक्ट्रॉन है, और बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है इसका। याद करो, ग्रुप नंबर जो 18 1 होता है, जो हमारा ग्रुप नंबर 1 होता है, उसमें जो तत्व आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सब में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? इन सब में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 ही तो होते हैं। मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। ग्रुप नंबर 1 के जो तत्व होते हैं उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, और ग्रुप नंबर 2 के जो तत्व होते हैं उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। ग्रुप नंबर 1 के तत्व को हम लोग बोलते हैं क्षारीय धातु। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह क्षारीय मृदा धातु ग्रुप नंबर 2 के तत्व, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको 2 मिलेंगे। अक्रिय गैस ग्रुप नंबर 18 में आएगा, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको 8 मिलेंगे। हैलोजेंस ग्रुप नंबर 17 के तत्व है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको 7 मिलेंगे। हमारा आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। इंटरकैलरी मेरिस्टम पाए जाते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, विभाज्य उत्तक होता है, वो 3 प्रकार के होते हैं: एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम, यानी कि शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक, उसके बाद अंतर्विष्ट विभाज्य उत्तक, और लैटरल मेरिस्टम यानी कि पार्श्व विभाज्य उत्तक। ये जो एपिकल मेरिस्टम है ये आपको मिलेगा, ये जो
तना होता है, तने के शीर्ष पे आपको मिलेगा और ये तने के शीर्ष की लंबाई को ये बढ़ाएगा, एपिकल मेरिस्टम। इंटरकैलेडी मेरिस्टम जो नोड होता है, जो संधि होता है, ये संधि है, ये संधि है, तो इसके बेस पर, इसके आधार पे यहाँ पे मिलेगा संधि के आधार पर। और जो पत्तियां होती है और पत्तियों का जो आधार होता है, यानी ये जो आपको दिखाया गया है, यहाँ पे मिलेगा। याद रखना है आपको, इंटरकैलेडी मेरिस्टम संधि के पास मिलेगा और पत्ती के आधार पे मिलेगा। हमारा आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो इंटरकैलेडी मेरिस्टम है, ये जो पर्व संधि है, ये संधि और बीच के स्थान को हम लोग पर्व संधि बोलते हैं। तो पर्व संधि के बीच की लंबाई को बढ़ाने वाला ये उत्तक है इंटरकैलेडी मेरिस्टम। उसके बाद लैटरल मेरिस्टम, ये चौड़ाई को बढ़ाएगा, तने के चौड़ाई को बढ़ाएगा। जैसे ये तना है, अभी इसका चौड़ाई बस इतना है, ये ये लैटरल मेरिस्टम ये तने की चौड़ाई को ऐसे बढ़ाएगा, इस प्रकार से। यानी पहले चौड़ाई बस इतनी थी, अब चौड़ाई इतनी हो जाएगी। तो चौड़ाई को बढ़ाना ये लैटरल मेरिस्टम का काम है। टावर के शीर्ष से शून्य के साथ पत्थर छोड़े जाने पर यह 4 सेकंड में जमीन तक पहुंचता है। बताइए टावर की ऊंचाई क्या है। एक पत्थर को, ये एक पत्थर है, इसको छोड़ा गया। जब भी बोल दे छोड़ा गया, जैसे ही बोला छोड़ा गया, तुरंत आप बोलेंगे u बराबर 0, यानी कि प्रारंभिक वेग 0। जमीन पे ये जो पत्थर है, ये 4 सेकंड में पहुंचता है। टाइम 4 सेकंड है। u हमारा 0 है, g आपको लेना है 10। आपसे पूछा है ऊंचाई कितनी है, टावर की ऊंचाई कितनी है। गति का दूसरा समीकरण s = ut + ½ at²। यहां आप देखो u 0 है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। a का मान हम यहां पर लेंगे +g। वस्तु जब नीचे की ओर आए तो हम a का मान +g लेते हैं, तो यहां पर 10 हो जाएगा। समय 4 सेकंड रखा है, तो 4 × 4 हो जाएगा। तो 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 80 जूल हमारा आंसर आएगा। माफ करना, हमसे हाइट पूछा था ना, 80 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे ही बोल दे पत्थर को छोड़ा गया है, तुरंत आप प्रारंभिक वेग 0 मान लेंगे। 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है और उस पर एक समान त्वरण आरोपित है। पिंड पर आरोपित बल की गणना कीजिए। बल बराबर आप क्या जानते हो? बल बराबर आप जानते हो द्रव्यमान और गुने में त्वरण। द्रव्यमान आपको दे रखा है, ठीक है। त्वरण आपको डायरेक्ट नहीं दे रखा है, लेकिन आपको 2 अलग अलग वेग दे रखे हैं। तो त्वरण बराबर होता है v - u और बट्टे में t। द्रव्यमान हमारे पास 100 kg है, जो अंतिम वेग है ये है 15, जो प्रारंभिक वेग है ये है 5 और जो समय है ये है 5। तो 100 और गुने में 10 बट्टे में 5, हमारा आंसर यहां पर आ जाएगा 200 न्यूटन। 200 न्यूटन, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल को बनाने का भी जरूरत नहीं था। आपसे बल पूछा था, आपको मालूम है आंसर न्यूटन में आएगा। न्यूटन देखो बस एक ही विकल्प में दे रखा था, ऑप्शन डी में। बाकी इस समय नहीं होगा। यहाँ पास्कल है जो किताब का यूनिट है, जूल है जो कि कार्य या फिर ऊर्जा का यूनिट है, और केजी जो कि द्रव्यमान का यूनिट है। तो ये सब तो ऐसे ही कट जाता, इतना करने का जरूरत भी नहीं था, आंसर हमारा डी हो जाता। यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? देखो एक गिलास में ये पानी पूरा भरा हुआ है, एक गिलास में ये पानी पूरा भरा हुआ है और इसमें देखो एक आइस क्यूब है, बर्फ का एक घन रखा हुआ है यहाँ पे। जब ये बर्फ पूरा पिघल जाएगा, तो आपको क्या लगता है ये जो पानी है ये गिलास से बाहर निकल जाएगा, यानी बाहर छलक जाएगा ऐसे। आपको ऐसा लगेगा कि पानी छलक करके नीचे गिर जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जो पानी का लेवल है वो पहले जैसा ही रहेगा। आर्किमिडीज सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने पढ़े होंगे, ये उस पे आधारित सवाल है, उसी पे बेस्ड ये सवाल है। जब ये पूरा बर्फ पिघलेगा तो ये बस इतना ही आयतन लेगा। यानी अभी क्या है ना कि बर्फ रखा हुआ है, इसमें इतना स्पेस में बर्फ है, जो कि पहले यहाँ पर पानी था। क्यूब के आने से, ये जो आइस क्यूब है, बर्फ का जो घन है, इसके आने से इतना पानी क्या हुआ यहाँ पर डिस्प्लेस हो गया है। इतना पानी क्या है यहाँ पर डिस्प्लेस हो चुका है, वो सारा पानी जो है इधर आ चुका है। जब ये आइस क्यूब पूरा पिघल जाएगा तो बस ये वाला पार्ट जो है बढ़ जाएगा। इसके कारण जो लेवल है ये वही रहने वाला है, ये चेंज नहीं होगा। यदि कोई कारक t समय में w कार्य करता है, उसकी पावर होगी शक्ति। पावर बोले तो शक्ति। पावर बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम होता है, किया गया कार्य बटे में समय, यानी प्रति यूनिट इकाई समय में कितना कार्य किया। या फिर हम ऐसे भी बोलते हैं ऊर्जा का स्थानांतरण बटे में समय, यानी प्रति इकाई कितना ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ। यूनिट टाइम में कितना ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ इकाई समय में, कार्य बट्टे में समय हो गया। कभी आपसे ऊर्जा बट्टे में समय विकल्प में दे देगा, तो ये दोनों आप ध्यान में रखिएगा। 5 मीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की वस्तु की गति की ऊर्जा 25 जूल है। इसकी गति 2 गुनी हो जाने पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं। गति बढ़ाओगे गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, गति कम करोगे गतिज ऊर्जा घट जाएगी।
जब गति बढ़ती है तो गतिज ऊर्जा बढ़ती नहीं है, बढ़ जाती है। जब गतिज ऊर्जा बढ़ती है तब गति बढ़ती नहीं है, बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये हुआ, ये रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है। देखो आप, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v² है, यानी आप गतिज ऊर्जा बढ़ाओगे तो गति जब आप बढ़ाओगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी नहीं, बढ़ जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि आप स्पीड थोड़ा बढ़ाओगे, गतिज ऊर्जा बहुत ही बढ़ेगी। आप गति को 2 गुना करोगे, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं बढ़ती नहीं है, बढ़ जाती है, यानी बढ़ के भी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जैसे ही गतिज आपने 2 गुनी की, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। तो पहले गतिज ऊर्जा 25 जूल, बाद में 25 चौके 100 जूल। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 100 जूल। अब ये जो सवाल है आपके सामने मेरे ख्याल से 3rd या 4th टाइम आपके सामने आ रहा है। जल का ये मास दे रखा है, नमक का ये मास दे रखा है, बता दो सांद्रता। यहां पर सांद्रता बताना है आपको। क्या होता है परसेंटेज कंसंट्रेशन? 31 ऊपर लिखेंगे, जो विलय होता है उसका हम द्रव्यमान ऊपर लिखते हैं, नीचे में फिर से विलय प्लस विलायक का द्रव्यमान यानी कि जल का, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करके देखना 8.83% आएगा। ए हमारा राइट आंसर। ये सवाल 3rd या 4th टाइम आपके सामने है, और इस तरह के सवाल काफी पूछे गए हैं, तो आप अच्छे से ध्यान में रखना इस तरह के सवाल कैसे बन रहा है। यहाँ पे क्षार के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? क्षार बोले तो बेस। जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, रेड लिटमस को नीला कर देता है, ये बिल्कुल सही है। जो क्षार होता है वो जलीय विलयन में OH- आयन देता है, और जो अम्ल होता है वो जलीय विलयन में H+ आयन देता है। OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन। इनका स्वाद कसैला होता है। आपके एग्जाम में कसैला होता हुआ लिख कर आया था, मैंने यहाँ पर करवा भी लिख दिया। आप दोनों ध्यान में रखेंगे, इनका स्वाद कसैला या करवा होता है। सही है। नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये अम्ल के लिए सही है, क्षार के लिए गलत है। डी हमारा राइट आंसर। दाब बराबर होता है, दाब बराबर क्या होता है? बल बट्टे में क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बट्टे में क्षेत्रफल। इसके जगह पर आप लिख सकते हो और बढ़िया से लंबवत बल, परपेंडिकुलर फोर्स। इसी के जगह पर आप लिख सकते हो प्रणोद को बोलते हैं थ्रस्ट। इसी की जगह पर आप लिख सकते हो उत्क्षेप, जो यहां पर लिखा हुआ है, उत्क्षेप को बोलते हैं अपथ्रस्ट। तो थ्रस्ट हो गया या फिर अपथ्रस्ट हो गया, ये लंबवत बल होते हैं, ये लंबवत बल होते हैं। और इसी में जो हम एरिया से भाग करेंगे, क्षेत्रफल से भाग करेंगे, तो उसे हम दाब बोलेंगे। तो उत्क्षेप बटे में क्षेत्रफल, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दाब का यूनिट क्या होता है? पास्कल होता है। एटीएम भी होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक रिलेशन है जो आप ध्यान में रखिएगा, एक एटीएम बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। पास्कल की जगह पर आप यहां पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लगा सकते हो। और एक एटीएम बराबर होता है 760 टॉर। ये आप रिलेशन ध्यान में रखो, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि एक एटीएम में कितने पास्कल होते हैं। निम्न में सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? आघात वर्धनीय बोले तो मैलिएबल, आघात वर्धनीय बोले तो मैलिएबल। धातु को पीट पीट करके पतली चादर बनाना, धातु को पीट पीट करके पतली चादर बनाना, इसी को बोलते हैं आघात वर्धनीयता, इसी को बोलते हैं आघात वर्धनीयता। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी धातु है जिसको पीट पीट करके उसे पतली से पतली चादर बनाई जाए। जिस धातु को पीट करके जितनी पतली चादर बनाई जा सकती है, हम बोलते हैं उस धातु की आघात वर्धनीयता उतनी ही अधिक है। इसमें हमारा आंसर गोल्ड हो जाएगा। और केवल आघात वर्धनीयता ही नहीं, तन्यता, तन्यता यानी कि डक्टिलिटी। आपसे कभी तन्यता बोल दे या फिर आघात वर्धनीयता बोल दे, सबसे अधिक किसकी होती है? आंसर आपका गोल्ड ही होगा, सोना होगा। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। इस तरह से हम बोलते हैं कि सोना के पास सबसे अधिक तन्यता है, यानी कि जो गोल्ड है वो मैक्सिमम डक्टिलिटी अपने पास रखता है। सिल्वर के बारे में आप क्या याद रख सकते हो? सिल्वर ये सर्वश्रेष्ठ चालक है, यानी कि बेस्ट कंडक्टर है। चाहे आपसे ऊष्मा के लिए बोल दे, चाहे आपसे इलेक्ट्रिक करंट के लिए बोल दे, विद्युत धारा के लिए आपको बोल दे, चाहे ऊष्मा के लिए चाहे विद्युत धारा के लिए आपसे बोल दे, ये दोनों के लिए बेस्ट कंडक्टर सिल्वर है, यानी सबसे अच्छा सुचालक है सिल्वर। अभी तक वैज्ञानिक द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? अभी तक वैज्ञानिकों ने पदार्थ की 5 अवस्थाएं ढूंढे हैं। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 5 कौन कौन से हैं? सॉलिड यानी कि ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर है और आइंस्टीन यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पे है। इन दोनों ने सबसे पहले 5वीं अवस्था के बारे में बात की थी। इन्होंने प्राप्त नहीं किया, जो भारत के सत्येंद्रनाथ बोस थे
उन्होंने भी इस पांचवी अवस्था को प्राप्त नहीं किया, ना ही आइंस्टीन ने प्राप्त किया, लेकिन इन दोनों ने पांचवी जो अवस्था है इसके ऊपर इन दोनों ने ही मिलकर के कैलकुलेशन किया था। सबसे पहले सत्येंद्रनाथ बोस ने किया था, जो कि हमारे भारत के वैज्ञानिक थे। तो ये 5 अवस्थाएं हैं जो अब तक वैज्ञानिकों ने ढूंढे हैं। सूर्य और तारों में जो चमक होती है वो किसके कारण होती है? सूर्य और तारों में चमक किसके कारण होती है? कभी पूछ दे, आपका आंसर प्लाज्मा होगा। 25 डिग्री सेल्सियस पर देखो, 25 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन गैस की ध्वनि, माफ करना, ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की गति 25 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की गति इतना दे रखा है, और 25 डिग्री सेल्सियस पर आसुत जल यानी कि डिस्टिल्ड वाटर में साउंड की स्पीड ये है। बताना है इनमें से कौन सही है कौन गलत है। तो देखो दोनों ही गलत है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ही गलत है। अगर यहाँ पर मीटर पर सेकंड होता तो ये दोनों ही सही हो जाते, बट दोनों में देखो पर मिनट है, यहाँ भी मीटर पर मिनट है, तो पर मिनट है तो गलत हो जाएगा। निम्न में लाल संवहनीय संयोजी उत्तक है, यानी कि कौन है? रेड संवहनीय यानी कि जो फ्लो करता है, संयोजी उत्तक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कौन सा इसमें टिश्यू है जो कि लिक्विड है। तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कौन है आपके पास, आपके बॉडी के अंदर? ब्लड है, रक्त है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रुधिर ये लाल है हीमोग्लोबिन के कारण, और ये फ्लो करता है, लिक्विड है और कनेक्टिव टिश्यू है। इस रुधिर में प्लाज्मा कितना है? इस रुधिर में प्लाज्मा है 55%, 55%, और आरबीसी ये है, रेड ब्लड कॉर्पसल बोल दो या फिर रेड ब्लड सेल बोल दो, ये है 44%, 44%। बाकी के जो 1% है इसमें आपका जो WBC है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल, एंड जो प्लेटलेट्स हैं ये दोनों आते हैं। ये जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में भी 90 से 92% तो केवल पानी है। मानवों में परिसंचरण तंत्र या फिर बोलते संवहनीय तंत्र या फिर बोलते सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की? क्या आंसर देंगे आप? विलियम हार्वे। मनुष्यों के अंदर परिसंचरण तंत्र की खोज की विलियम हार्वे। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन के अंदर, मनुष्यों के अंदर खोज की विलियम हार्वे नाम के वैज्ञानिक ने। निम्न में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? रासायनिक परिवर्तन एक प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया होती है। जबकि भौतिक परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई पदार्थ ए था, ये परिवर्तित हो गया पदार्थ बी में, यानी ए जो पदार्थ था वो बी में कन्वर्ट हो चुका है। अगर ये रासायनिक परिवर्तन है, ये भौतिक भी हो सकता है और रासायनिक भी हो सकता है। अगर ये रासायनिक परिवर्तन है तो ए के पास जो प्रॉपर्टी है, बी के पास जो प्रॉपर्टी है, ये दोनों अलग अलग होंगे, यानी ए की जो विशेषताएं हैं उनसे बिल्कुल अलग विशेषताएं बी की होंगी। इसके साथ ही बी को वापस ए में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, यानी जो परिवर्तन है इसको उल्टा नहीं किया जा सकता है। जैसे कागज जलाओगे, कागज राख बन जाएगा, वापस से आप उसको कागज में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। जो दूध दही बन चुका है उसे वापस आप दही से दूध नहीं बना सकते हो। जो खाना आपके बॉडी में पच चुका है वापस से उसे आप पहले जैसा खाना नहीं बना सकते हो। ये सारी जो प्रक्रिया है रासायनिक परिवर्तन है, और इनमें क्या होता है? रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होती है इसके अंदर। तो ABC, लोहे में जंग लगना भी रासायनिक परिवर्तन है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन जैसे मान लो ये पानी था, अब ये बन चुका है भाप, बी हमारा भाप हो चुका है, वेपर हो चुका है, स्टीम हो चुका है, वापस से स्टीम से वाटर में कन्वर्ट किया जा सकता है बहुत ही आराम से। ये कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। भौतिक परिवर्तन में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, बस अवस्थाओं का परिवर्तन होता है। एक पदार्थ अपने एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चले जाते हैं, वो वापस से पहले जैसे अवस्था में आ सकते हैं। ये भौतिक परिवर्तन के अंदर होता है, रासायनिक परिवर्तन के अंदर नहीं होता है। आप ध्यान रखिएगा, खाने का पचना, दूध का खट्टा होना, लोहे में जंग लगना, अंगूर का किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन, श्वसन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस और कंबशन यानी कि दहन, जलना, ये सारे रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। मोमबत्ती का जलना याद रखिएगा, ये रासायनिक परिवर्तन भी होता है और भौतिक परिवर्तन भी होता है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दोनों के ये उदाहरण है। निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, मोमेंटम कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पर। बंदूक से दागी गई गोली, वहां भी संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। बंदूक से, गन से जो बुलेट फायर होता है वहां पर भी संवेग संरक्षण का सिद्धांत कार्य करता है। अब ये जो सवाल है ये भी आपके सामने 3rd या 4th टाइम आपके सामने आ रहा है ये सवाल। जब विभवांतर इतना था तब करंट इतना फ्लो हो रहा था, अब बताओ विभवांतर इतना हो जाएगा तो करंट कितना फ्लो होगा? कैसे बनाते थे? I1 बटे में I2 बराबर V1 बटे में V2। I1 का मान 4 है, I2 का मान हमें चाहिए
I2 का मान हमें चाहिए, V1 का मान हमें 60 दे रखा है, V2 का 165 दे रखा है, I2 हमें निकालना है 4 इंटू में 165 डिवाइड बाई 60, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 15 टाइम्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 11 टाइम्स, 11 एम्पियर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई वस्तु एक समान गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा? देखो यहाँ पर मैं कुछ करेक्शन करना चाहूंगा, यहाँ गति की जगह पर वेग होना चाहिए था। हम लोग बोलते हैं वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण बोलते हैं, जब वेग में परिवर्तन ही ना हो तो त्वरण 0 हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए बराबर क्या होता है? v माइनस यू और बटे में टी होता है। वेग में परिवर्तन ही नहीं हुआ तो त्वरण 0 हो जाएगा, क्योंकि जो गति है ये होता है स्पीड, अंग्रेजी में से स्पीड बोलते हैं, और ये अदिश राशि है। जो वेग है ये सदिश राशि है और इसके पास स्पीड भी है प्लस डायरेक्शन भी है। तो जब हम ये बोलेंगे कि गति एक समान है, ठीक है, गति एक समान है, गति एक समान है तो वेग भी एक समान हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वेग में परिवर्तन जो है डायरेक्शन के कारण, दिशा के कारण भी हो सकता है। भले ही गति एक समान हो लेकिन अगर दिशा वस्तु के द्वारा बदला जा रहा है मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है। अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं गति एक समान गति है तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि दिशा एक समान है, यानी एक ही दिशा में एक समान गति कर रही है, तब जाकर के हमारा ये सही हो जाता, तब गति बोलना भी ठीक होता, क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया कि एक दिशा में मतलब दिशा में परिवर्तन नहीं हो रहा है और गति भी एक समान है, मतलब ये दोनों ही एक समान है, मतलब वेग एक समान है। लेकिन यहाँ पर एक दिशा में लिखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर गति की जगह पर वेग लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही दिशा में नहीं लिखा हुआ है। एक तत्व है x, ये अपना ऑक्साइड बनाता है जिसका फॉर्मूला ये है, तत्व x का आवर्त सारणी में डैश की भांति समान समूह होने की संभावना अधिक है। देखिए ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आया कैसे होगा, ये फॉर्मूला कैसे बना होगा? जैसे मैं आपसे बोलूं ये MgCl2 है, ये फॉर्मूला कैसे बना होगा? तो मैग्नीशियम का नीचे वैलेंसी लिखा होगा, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, और क्लोरीन का वैलेंसी यहां पर लिखा होगा, फिर बाद में क्रिस क्रॉस करवाया गया होगा, तब जाकर के यहाँ पर Mg1 और Cl2, ये कैपिटल M होगा, Mg1 Cl2, तो हम 1 लिखते नहीं है तो सिंपली हम MgCl2 बोलते हैं। इस प्रकार से ये फॉर्मूला आया होगा। यहां भी देखो जो X2O3 है ये कैसे बना होगा? X का वैलेंसी नीचे 3 आया होगा, ऑक्सीजन का वैलेंसी यहाँ पर 2 आया होगा, फिर क्रिस क्रॉस करवाया गया होगा, तब जाकर के X2 और O3 मिला होगा। इसका मतलब ये हुआ ये जो 3 है ये X की वैलेंसी है और ये जो 2 है ये O की वैलेंसी है, यानी ये जो X है इसकी वैलेंसी कितनी? इसकी वैलेंसी 3 वैलेंसी कौन से ग्रुप के तत्व के पास है? 3 वैलेंसी कौन से ग्रुप के तत्व के पास है? 3 वैलेंसी ग्रुप नंबर 13 के जो तत्व सब है उनकी वैलेंसी होती है। ग्रुप नंबर 13 संयोजकता 3। ग्रुप नंबर 13 में कौन कौन से तत्व है? बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इन सब की वैलेंसी 3। हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो एंगल है वो 80 डिग्री है, तो आपतित कोण का मान कितना होगा? ये हमारा मान लो मिरर है, दर्पण है, ये है अभिलंब नॉर्मल है, ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण, ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण, ये होता है आपतन कोण, ये होता है परावर्तन कोण, ये बात आप जानते होंगे। और प्रकाश का परिवर्तन ये क्या कहता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इतनी बातें आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लो। हमें दे रखा है कि जो आपतित किरण है ये वाली और ये जो परिवर्तित किरण है इसके बीच का जो एंगल है यह 80 डिग्री, यानी जो I है प्लस R है इस दोनों को जोड़ दो तो ये 80 डिग्री, और ये दोनों आपस में बराबर ही है, मतलब दोनों 40-40 है, तो ये भी 40 और ये भी 40। आंसर हमारा 40 डिग्री हो जाएगा। इनमें से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवधिक कार्य है? आवधिक कार्य है यहाँ पर, इसका मतलब ये हुआ कि आवर्त फलन है। ठीक है, आवर्त फलन है, किताबों में आपको मिलेगा आवर्त फलन है, यानी कि पीरियोडिक फंक्शन है। इसका मतलब ये होता है कि परमाणु संख्या बदलने से भौतिक और रासायनिक गुण बदल जाते हैं। परमाणु संख्या बदलने से भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं वो बदल जाते हैं। ये कहता है हमारा आधुनिक आवर्त सारणी। देखो यहाँ पर क्या लिखा? आधुनिक आवधिक नियम। तो आवधिक की जगह पर आप क्या याद रखेंगे? आवर्त ध्यान में रखेंगे, आधुनिक आवर्त नियम। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो हमारा एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, आप जानते हो, परमाणु संख्या के आधार पर है। मेंडलीव ने क्या कहा था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, लेकिन बाद में मोजले ने कहा कि ऐसा नहीं है, परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। विभवांतर V और धारा के बीच संबंध की खोज किसने की थी? ओम ने क्या कहा था? ओम ने यह कहा था कि V डायरेक्टली I के होता है, V डायरेक्टली I के होता है, बशर्ते कि आप जो चालक है, जो आपने चालक लिया हुआ है उसकी भौतिक अवस्थाएं आप चेंज ना करो।
यानी जो चालक आपने लिया है उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई या फिर तापमान, इन सब को नहीं बदलो, इन सब को नहीं बदलो, तो अगर आप विभवांतर बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ जाएगा। अभी आपने देखा था सवाल थोड़ी देर पहले कि पहले विभवांतर ये था तो करंट ये था, जैसे आपने देखा विभवांतर बढ़ाया गया करंट भी बढ़ गया, करंट भी बढ़ गया। जैसे था ना अभी एक सवाल कि जब 60 वोल्ट था तब 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था, जब 165 हो गया तो 11 एम्पियर करंट फ्लो हो गया। तो देखो यही तो था, आप विभवांतर बढ़ाओगे करंट भी बढ़ जाएगा, या फिर करंट बढ़ाओगे विभवांतर बढ़ जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जो भी आपने चालक लिया है उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, तापमान ये सब कांस्टेंट रहे, नियत रहे, उसको आप नहीं बदलेंगे। अगर आप उसको बदल दोगे तो फिर ये नियम काम नहीं करेगा। तो ये ओम का नियम है। न्यूटन ये बल का एसआई मात्रक है, ओम ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, पास्कल ये दाब का एसआई मात्रक है, टेस्ला किसका मात्रक है? टेस्ला ये एसआई मात्रक है मैग्नेटिक फील्ड का, चुंबकीय क्षेत्र का। किसका? चुंबकीय क्षेत्र का, जिसे हम लोग बी से डिनोट करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना द्वारा पौधों केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप से उगाया जा सकता है? यह है टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन में क्या होता है? कोई प्लांट लिया, कोई प्लांट है, इसके एपेक्स वाले पार्ट से, यानी कि इसके शीर्ष वाले भाग से कुछ सेल्स को निकाल लिया जाता है, या फिर बोल दो कुछ टिश्यू को निकाल लिया जाता है, और उस टिश्यू को लैब में ले जा करके उसको फिर से उन सारे टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं उनको विभाजन करवा करके वहां पर नया प्लांट को ग्रो करवाया जाता है। तो यहां पर सवाल यह है कि शीर्ष वाले भाग से ही क्यों, एपेक्स वाले पार्ट से ही क्यों, किसी और जगह से ये सेल्स क्यों नहीं निकाला जाता है? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये है कि अभी आपने देखा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, एक एपाइकल मेरिस्टम था ना। एपाइकल मेरिस्टम आपने क्या देखा था कि वो शीर्ष पे होता है। एपाइकल मेरिस्टम वो शीर्ष पे होता है, और विभाज्य उत्तक की खासियत होती है कि उनकी कोशिकाएं तेजी के साथ विभाजित होती रहती है। तो अगर ये पौधा मान लो बीमार भी हुआ, तो वो बीमारी जो है शीर्ष वाले स्थान पे नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि यहाँ की कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती है, नई नई कोशिकाएं बनती रहती है, तो ये बीमारी जो है शीर्ष वाले स्थान तक नहीं पहुंच पाती है। भले ही पूरा प्लांट बीमार पड़ जाए, लेकिन जो एपेक्स वाला पार्ट होता है वो अभी भी स्वस्थ होता है। इसीलिए टिश्यू कल्चर में एपेक्स वाले पार्ट से टिश्यू को निकाला जाता है, या फिर सेल्स को निकाले जाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू कल्चर बोलते हैं। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, रोग मुक्त रूप से उगाया जाता है, यानी कि इसका खासियत है बीमार पौधे से भी एक स्वस्थ पौधा को उगाया जा सकता है, और एक ही पौधे से कई सारे पौधे को उगाया जा सकता है। वह वस्तुएं जिनका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता हो। अब देखो एसिडिक, बेसिक क्या होता है? अम्लीय, क्षारीय। तो ऐसे पदार्थ जो अपने स्मेल को चेंज करता है, अम्लीय माध्यम में कुछ और, क्षारीय माध्यम में कुछ और, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी संकेतक, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। कौन कौन से मैंने आपको बताए थे? ओनियन मैंने आपको बताया था, उसके बाद वेनिला मैंने आपको बताया था, और उसके बाद क्लोव बताया था। ये तीनों याद रखिएगा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो होते हैं जो वैज्ञानिक बनाते हैं, अपना लैब में बनाते हैं, जैसे कि फेनिलेफ्थलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, वो सब सिंथेटिक है। अब ये आपको दे रखा है कि ऑर्स्टेड, यहाँ पर ऑर्स्टेड होता है। ऑर्स्टेड चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है, तो बताना है कौन शक्ति से संबंधित है। ये जो ऑर्स्टेड है ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। अभी आपने देखा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, एसआई मात्रक मैंने आपको बताया टेस्ला, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र को ऑर्स्टेड में भी मापा जाता है, ऑर्स्टेड वैज्ञानिक के नाम पे ऑर्स्टेड। तो ये जो ऑर्स्टेड है ये मात्रक है चुंबकीय क्षेत्र का, और शक्ति का क्या होता है मात्रक? शक्ति का मात्रक वाट। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ एक सवाल है कि एक कार है, राइट, एक कार है जो कि इधर की ओर चल रही है, और वायु की गति इधर की ओर है, वायु की गति इधर की ओर है। वायु जो है इस कार पे बल लगा रही है, वायु जो है इस कार पे बल लगा रही है। आपसे पूछा गया है कि वायु के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? धनात्मक, ऋणात्मक, जीरो। अच्छा जीरो नहीं है, अच्छा जीरो भी है। हाँ देखो, आप जानते हो किया गया कार्य बराबर होता है बल गुने में विस्थापन, लेकिन ये तो तब होता है ना जब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक समान हो। किया गया कार्य बराबर माइनस एफ इंटू में एस भी होता है, यानी कि ऋणात्मक कार्य। ये कब होता है? जब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा अलग अलग हो। तो यहां पर देखो वायु के द्वारा लगाया गया बल इस डायरेक्शन में है, लेकिन कार का विस्थापन इस वाले डायरेक्शन में है, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा यहां पर वायु के द्वारा? ऋणात्मक। एक डायमंड में कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं। डायमंड के बारे में पूछा गया है। डायमंड में याद रखिएगा एक कार्बन परमाणु जो है अन्य चार के साथ बॉन्ड बनाते हैं। एक कार्बन परमाणु अन्य चार के साथ बॉन्ड बनाते हैं इस प्रकार से। लेकिन आपसे अगर ग्रेफाइट में पूछ दे तो ऐसा नहीं होगा। ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु अन्य तीन के साथ ही बॉन्ड बनाते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री होता है, मुक्त होता है,
यही कारण है कि ग्रेफाइट से विद्युत का चालन होता है जबकि डायमंड से नहीं होता है। डायमंड में एक कार्बन परमाणु अन्य 4 से बंधे होते हैं, ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु अन्य 3 से बंधे होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन में फ्री होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से। अब देखो सेम सवाल जो आपने थोड़ी देर पहले देखा था, 25 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल और 25 डिग्री सेल्सियस पर आसुत जल में ध्वनि की चाल। यहाँ देखो आपके एग्जाम में सवाल मीटर पर सेकंड में पूछा था, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर मेरे द्वारा टाइपिंग मिस्टेक है। ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर पर सेकंड आपके एग्जाम में आया था और 1498 मीटर पर सेकंड डिस्टिल्ड वाटर में। ये दोनों सही है, ठीक है, ए और बी दोनों सही है। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, वाट, ये हमारा राइट आंसर। किलो वाट भी शक्ति की इकाई है लेकिन ये एसआई मात्रक नहीं है। जूल एसआई मात्रक है कार्य का और ऊर्जा का। 1 जूल बराबर होता है 10 पे पावर 7 अर्घ। 1 जूल बराबर 10 पे पावर 7 अर्घ। तो अर्घ जो है ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट है इस दोनों के लिए, कार्य और ऊर्जा के लिए। निम्न में कौन से नोबेल गैस नहीं है, निम्न में कौन से नोबेल गैस नहीं है। नोबेल गैस बोले तो अक्रिय गैस यानी कि ग्रुप नंबर 18 की जो गैस है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जिनॉन है, रेडॉन है और इसके नीचे एक और ग्रुप नंबर परमाणु संख्या 118 वाले तत्व ऑर्गेनेशन जो कि यहाँ पर दे रखा है। तो ये भी है, ये भी है। क्लोरीन नहीं है, क्लोरीन हैलोजन है, ग्रुप नंबर 17 का तत्व है। हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो इनर्ट गैस है, हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो अक्रिय गैस नोबेल गैस पाई जाती है वो है आर्गन। आर्गन हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है, अक्रिय गैस, ठीक है, अक्रिय गैस में सबसे अधिक आर्गन है। जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है, जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस। पहला हमारा सवाल है इस वीडियो का, स्थान समय संबंध का समीकरण है। गति के 3 समीकरण होते हैं, गति के 3 समीकरण होते हैं। v = u + at ये पहला समीकरण होता है। दूसरा होता है s = ut + ½ at² ये तीसरा होता है, दूसरा होता है, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। और तीसरा होता है v² - u² = 2s। जो गति का दूसरा समीकरण है ये स्थिति और समय के बीच संबंध को बताता है, स्थिति और समय के बीच या फिर बोल दो स्थान समय के बीच। हमारा आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। जो पहला समीकरण है ये वेग और समय के बीच बताएगा और जो दूसरा समीकरण है ये वेग और स्थिति के बीच बताएगा। अब ये जो सवाल है ये आपके सामने 4th टाइम आ रहा है, 4th या 5th टाइम आपके सामने ये आ रहा है कि जब विभवांतर ये था, धारा ये था, जब विभवांतर इतना हो गया तो धारा कितना हो जाएगा। कैसे बनाते हैं, I1 बटे में I2 = V1 बटे में V2। I1 का मान 4 है, I2 का मान चाहिए, V1 का मान 60 है और V2 का मान 172.5। देखो पिछले वीडियो में भी यही सेम सवाल था, 4 एम्पियर था, 60 वोल्ट था, बस वहां पर 165 वोल्ट बाद में हो चुका था, यहां पर 172.5 है। सॉल्व करेंगे, I2 का मान आएगा 11.5 एम्पियर। वाष्पोत्सर्जन डैश के द्वारा होता है, ट्रांसपीरेशन। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, पौधों से जल का ह्रास, पौधों से जल का ह्रास, वो भी वाष्प के रूप में, वेपर के रूप में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्टोमेटा रंध्र, जिसके अंदर सुरक्षा कोशिकाएं होती है जो कि किडनी शेप्ड होती है। 4 मीटर पर सेकंड की एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल की गतिशील ऊर्जा होती है, यानी कि गतिज ऊर्जा होती है। वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, ½ mv² होता है। m द्रव्यमान है, v है स्पीड, गति। काइनेटिक एनर्जी 120 जूल है, ये 1/2 हो जाएगा। द्रव्यमान हमें चाहिए, v का मान 4 दे रखा है तो 4 और गुने में 4 हो जाएगा। यहां से m बराबर हो जाएगा हमारा 120 गुने में 2 बटे में 4 गुने में 4। अब यहां देखो इतना सब करने का जरूरत भी नहीं था। यहां देखो न्यूटन दे रखा है जो कि बल का एसआई मात्रक है, यहाँ पास्कल है जो कि दाब का एसआई मात्रक है, यहाँ वाट है जहाँ जो कि शक्ति का एसआई मात्रक है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होता है। आंख बंद करके सीधा बी टिक मारो, आगे निकल जाओ, इतना करने का जरूरत नहीं है। सॉल्व करके देखो 15 आएगा, 15 केजी। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। डाइन ये सीजीएस मात्रक है बल का, न्यूटन एसआई मात्रक है बल का, ओम है प्रतिरोध का एसआई मात्रक। चाल की एसआई इकाई है, अंतरराष्ट्रीय इकाई है चाल। चाल बोल दे आपसे या फिर वेग बोल दे आपसे या फिर गति बोल दे आपसे, सबके लिए मीटर पर सेकेंड। ये हमारा राइट आंसर। एल्यूमिनियम धातु केवल निम्नलिखित द्वारा
निष्कर्षित किया जाता है। जो एल्यूमिनियम धातु है इसे इसके अयस्क से प्राप्त किया जाता है। आप जानते हो धातुओं को उसके अयस्क से प्राप्त करना, उसे हम लोग धातुकर्म मेटलर्जी बोलते हैं। मैंने आपको यह भी बताया हुआ है कि जो सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, इन सब को प्राप्त किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के जरिए, या फिर बोल दो इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सारे के लिए आप ध्यान में रखेंगे कि इन सब के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है। एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है। एल्यूमिनियम है, इसका परमाणु द्रव्यमान 27 है, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। 81 ग्राम एल्यूमिनियम में मौजूद मोलों की संख्या डैश है। देखो ये 27 है ना, ये 27 है, कुछ नहीं करना है, इसको 27 ग्राम कर दो। जो परमाणु द्रव्यमान दिया होगा उसमें ग्राम लगा देना, उसमें ग्राम लगा देना, ये आपका 1 मोल हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा, यानी मोलर मास। मोलर मास बोले तो 1 मोल का मास। 27 ग्राम में 1 मोल है, 81 ग्राम में कितना हो जाएगा, 3 मोल हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर। एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन है, 17 न्यूट्रॉन है। कोई तत्व है, इसके नाभिक में 10 प्रोटॉन है, 17 न्यूट्रॉन है, उसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा। द्रव्यमान संख्या को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों को जोड़ दो। 17 न्यूट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है, 27। आपसे द्रव्यमान संख्या बोलते हैं या फिर टोटल न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, 27 हो जाएगा। बी हमारा राइट आंसर। जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी गति में परिवर्तन हो जाता है। जो प्रकाश की चाल है या तो वो बढ़ जाती है या फिर घट जाती है। तो जो अपवर्तनांक होता है उसके साथ जो प्रकाश की चाल है उल्टा संबंध होता है। अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में उल्टा संबंध होता है। सघन माध्यम और विरल माध्यम, यहाँ पर आप एक केस ले सकते हो एयर का और वाटर का, यानी कि हवा का और पानी का। जो हवा है उसका अपवर्तनांक 1.0003 होता है और जो जल है इसका अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये 1.33 होता है। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसे हम लोग विरल माध्यम बोलते हैं। तो विरल ये हो गया और वाटर हो गया सघन। प्रकाश कहाँ से कहाँ जा रहा है, सघन से विरल, सघन से विरल, यानी कि म्यू जो है यहाँ पर कम हो रहा है, म्यू का वैल्यू कम हो रहा है तो स्पीड यहाँ पर अधिक हो जाएगी, यानी कि बढ़ती है। निम्नलिखित में से किन युग्म की एक ही एसआई इकाई नहीं है, पूछा है नहीं है। गति और वेग, गति और वेग दोनों को हम लोग मीटर पर सेकंड में मापते हैं। गति अदिश राशि, वेग सदिश राशि। कार्य और ऊर्जा दोनों को हम लोग जूल में मापते हैं, ये दोनों ही अदिश राशि है। बल और दबाव, बल के लिए एसआई मात्रक न्यूटन है जबकि दबाव के लिए पास्कल है। सी हमारा राइट आंसर। विस्थापन और दूरी दोनों को हम लोग मीटर में मापते हैं, एसआई मात्रक मीटर होता है, विस्थापन सदिश राशि, दूरी अदिश राशि। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, एरेन्काइमा, इन सब के जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, जीवित होते हैं। हमारा आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। देखो जाइलम के अंदर 4 कंपोनेंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ट्रैकीड्स, ठीक है, दूसरा आपका होता है वेसल्स, तीसरा होता है जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, और चौथा होता है आपका जाइलम फाइबर्स। ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं। हम जाइलम को बोलते हैं जटिल अस्थायी ऊतक। जटिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती है। और ये देख सकते हो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए हैं। ट्रैकिड्स अलग प्रकार की कोशिकाओं से, वेसल्स अलग प्रकार की कोशिकाओं से। इनमें ये जो जाइलम पैरेन्काइमा है बस यही लिविंग है, यानी जाइलम पैरेन्काइमा के जो सेल्स हैं बस यही लिविंग है। बाकी ये इन सब के जो सेल्स हैं ये मरे हुए हैं, डेड हैं। इसीलिए हम बोलते हैं जाइलम जो है वो डेड सेल से मिलकर के बना हुआ ऊतक है। निम्नलिखित में से कौन सा संवहनी तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके अंदर ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स ये सब आते हैं, के बारे में सच नहीं है। एक एडल्ट व्यक्ति के बॉडी के अंदर इतना लीटर रक्त होता है, तो एक एडल्ट व्यक्ति के अंदर जो है 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, 5 से 6 लीटर होता है। कभी कभी एग्जाम में 5.5 से 5.5 भी आ सकता है, कभी 5 से 6 लीटर भी आता है। और यहाँ पर इतना लीटर दे रखा है और बोर्ड वाले ने इसको सही माना है। हमें गलत चुनना है लेकिन बोर्ड वाले ने इसको सही माना है, तो चलो आप इतना भी मानकर चलो। हो सकता है ऐसा किसी व्यक्ति के बॉडी के अंदर जो है ये लगभग हम सामान्य बोलते हैं, ठीक है, एक औसत हम बोलते हैं कि इतना होता है। तो हो सकता है ऐसा कि
किसी व्यक्ति के अंदर इतना लीटर हो। टोटल ब्लड जो होता है, टोटल ब्लड का जो अपना भार होता है, बायोलॉजी के अंदर भार मतलब बल मत समझना, द्रव्यमान समझना। बॉडी का जितना भी टोटल द्रव्यमान होता है उसका 7 से 8% जो द्रव्यमान होता है वो ब्लड का होता है। ठीक है, 7 से 8% द्रव्यमान जो है ब्लड का होता है। यहाँ देखो संवहनी तंत्र लिखा हुआ है ना, संवहनी तंत्र के अंदर ब्लड वेसल्स, ब्लड, हार्ट, ये सब आते हैं, लेकिन 7 से 8% जो भार है वो केवल ब्लड का होता है। टोटल भार का 7 से 8% केवल ब्लड का होता है। आरबीसी, यहाँ देखो आरसी भी लिखा हुआ है, शायद टाइपिंग मिस्टेक हो। आरबीसी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं या फिर लाल रक्त कोशिकाएं हैं, उनका जीवन अवधि 120 दिन लगभग में आप लोग याद करते हो, तो चलो ये भी सही है। रक्त सफेद या लाल संवहनी संयोजी ऊतक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बोर्ड वाले की तरफ से भी यही आंसर है। जो ब्लड है हमारा वो लाल संवहनी संयोजी ऊतक है, सफेद नहीं है। ठीक है, सफेद नहीं होगा, यहाँ पर लाल होगा। किसी वस्तु पर लगाया गया बल 200 न्यूटन है और इसका द्रव्यमान 100 kg है, त्वरण क्या होगा? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने में त्वरण, त्वरण बराबर हो जाएगा बल बट्टे में द्रव्यमान। बल है 200 न्यूटन, द्रव्यमान है 100 kg, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों तो वैसे भी नहीं होता क्योंकि यूनिट ही अलग अलग है। पानी के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें। H2O का मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर टोटल 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? परमाणु संख्या 8 होता है, परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, क्योंकि संख्या में 1 ही है तो 16 हो जाएगा। टोटल जोड़ेंगे H2O का मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा जो कि 18 होता है। 18 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिंपली 18 बोल दो या फिर 18 आप इसमें बोल दो, यू बोल दो, यूनिफाइड मास, आपकी मर्जी। सिंपली 18 बोल दो या फिर 18 यू बोल दो, एक ही चीज है। और अगर मैं आपसे पूछूं इसका मोलर मास कितना होगा, यानी 1 मोल का मास कितना होगा, अभी मैंने आपको बताया ना 1 मोल का चाहिए, कुछ नहीं करना है, जितना ये द्रव्यमान दे रखा है उसी में ग्राम लगा दो। 1 मोल में 18 ग्राम। ये तो H2O था। आपके एग्जाम में D2O का भी पूछा जाता है। D2O जिसे हम लोग हैवी वाटर बोलते हैं, भारी जल बोलते हैं, इसका कितना हो जाएगा? ये 18 है ना, इसका 20 हो जाएगा। ठीक है, 20। द्विविखंडन द्वारा डैश प्रजनन होता है। द्विविखंडन द्वारा जो है ये आपको मिलेगा किसमें? अमीबा के अंदर। डी हमारा राइट आंसर। अमीबा के अंदर क्या होता है? ये 2 पार्ट्स में ऐसे विखंडित हो जाते हैं। प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, इसमें क्या होता है? मल्टीप्लिफिजन, बहुविखंडन। द्विविखंडन होगा अमीबा के अंदर और बहुविखंडन होगा प्लाज्मोडियम के अंदर। डी हमारा राइट आंसर। डैश मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। मैंने आपको बताया हुआ है टेंडन, याद करो कंडरा। कंडरा ये जो है हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है, बोन एंड मसल्स को आपस में कनेक्ट करता है। देखो कंडरा नहीं दे रखा है यहाँ पर, लेकिन शीरा दे रखा है बोर्ड वाले ने इसकी जगह पर। तो ये अब आपको एक नया शब्द ध्यान में रखना है कि टेंडन को हम लोग शीरा भी बोलते हैं। एक तो वेन होता है शीरा, रक्तवाहिनी शीरा, और टेंडन को यहाँ पर इन्होंने शीरा कहा है। तो ये संयोजी ऊतक है। और ऐसे ही मैंने आपको लिगामेंट भी बोला हुआ है। जो लिगामेंट होता है ये 2 बोन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, ये भी संयोजी ऊतक है। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश उपधातुएं हैं, 7 उपधातुएं हैं। डी हमारा राइट आंसर। ये 7 उपधातुएं कौन कौन से हैं? बोरोन है, सिलिकन है, आर्सेनिक है, जर्मेनियम है, एंटीमनी है, टेलुरियम है, पोलोनियम है। 1 2 3 4 5 6 7। पुरस्थ ग्रंथि से होने वाला स्राव डैश में प्रवेश करता है। पुरस्थ ग्रंथि बोले तो प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि मूत्राशय के ठीक नीचे और लिंग के ठीक ऊपर होता है, यानी मूत्राशय और लिंग के बीच में होता है। ये जो अपना सिक्रीशन देता है, ठीक है, ये जो अपना सिक्रीशन देता है, स्राव होता है इसका, ये डायरेक्ट सिक्रीट करता है मूत्र मार्ग में। मूत्र मार्ग को हम लोग यूरेथ्रा बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं मूत्र मार्ग। यहां से ना, यहां से सीमेन भी बाहर आएगा यानी कि यूरिन भी बाहर आएगा, और यहां से यूरिन भी बाहर आएगा यानी कि मूत्र भी बाहर आएगा। इन दोनों के लिए ये कॉमन रास्ता है यूरेथ्रा मूत्र मार्ग। और प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है ये मूत्र मार्ग में ही जाता है। वृषण के अंदर कौन सा हार्मोन बनता है? टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। वृक्क के अंदर क्या है? नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन के अंदर याद करो मैंने आपको बताया था बोमन्स कैप्सूल और लूप ऑफ हैनली।
किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? स्किन बनी है। जो हमारी स्किन है वो किस प्रकार की कोशिका से बनी है? जो हमारी स्किन है वो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। जो हमारी स्किन है वो ये है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। अधिचर्म का मतलब एपिथेलियल ही होता है। तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, इनको बनाने वाले जो सेल्स होंगे उसे हम लोग बोलेंगे एपिथेलियल सेल्स। तो अधिचर्म कोशिका हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड होता है। चींटी के डंक में होता है आपका मेथनोइक एसिड, जिसे हम लोग फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। इमली में होता है टार्टरिक एसिड। खट्टे दूध में होता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। यह सवाल आपके सामने 5वीं बार है। यह सवाल आपके सामने 5वीं बार है। पानी आपको इतना दे रखा है, नमक इसमें इतना दे रखा है, सांद्रता बताना है। क्या करते थे? ऊपर में नमक, नीचे में नमक प्लस पानी और गुने में 100। सॉल्व करने पर कितना आएगा? बनाकर देखिएगा। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 9.35%। 9.35%। बी हमारा राइट आंसर। यहां भी 9.35 है, बट यहां देखो ग्राम लिखा हुआ है। कंसंट्रेशन हम लोग परसेंटेज में बताते हैं। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के डैश पर निर्भर करता है। जो बायोन फोर्स होता है, जो बायोन फोर्स होता है, ये होता है आपका डेंसिटी, वो भी किसका? लिक्विड का, यानी कि तरल का। उसके बाद वॉल्यूम और उसके बाद जी, यही होता है। ये आयतन होता है विस्थापित द्रव का। जब हम किसी वस्तु को द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाते हैं तो कुछ जल को वो विस्थापित करता है वस्तु। जितना आयतन विस्थापित होता है उसी को हम लोग यहां पर लिखते हैं। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो आयतन है ये उस वस्तु का वो आयतन है जो जल में डूबा हुआ है। लेकिन यहां देखो, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो डेंसिटी लिखा जाता है यहां पर, ये तरल का होता है, वस्तु का नहीं होता है। हमारा आंसर यहां पर घनत्व हो जाएगा, तरल के घनत्व पर। एक सोलर सेल किससे बना होता है? सोलर सेल के अंदर सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन जो कि सबसे अधिक पाई जाने वाली उपधातु है पृथ्वी पे। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? बहुत ही सिंपल है। 1 किलो बराबर 1000 ग्राम, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। MgCl2 में विलय है। निम्नलिखित में से कौन नहीं, यहां पर होगा किसमें। आपके एग्जाम में कौन ही लिख रहा था, लेकिन होगा निम्नलिखित में से किसमें MgCl2 विलय है, यानी कि घुल जाता है जल में। ठीक है, MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड जो है इन तीनों में नहीं घुलेगा, जल में घुलेगा। अब देखो एक बार फिर से ये सवाल, इसी वीडियो में ये 2 सवाल हो गए, यानी ये जो सवाल है अब तक आपके सामने 5 बार आ चुका है। 5 बार ये सवाल आपके सामने आ चुका है। फिर से देखो, यहां पर 60 वोल्ट था तो 4 एम्पियर फ्लो हुआ करंट। अब इतना हो जाएगा तो कितना होगा? कैसे निकालोगे आप? I1 बटे में I2 बराबर V1 बटे में V2। I2 हमें चाहिए, I1 हमें दे रखा है 4 एम्पियर, V1 हमें दे रखा है 60 वोल्ट, V2 हमें दे रखा है 127.5। यहां से हमारा 4 गुने में 127.5 और बट्टे में 60 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 15 टाइम्स। ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 8.5 एम्पियर। प्रतिदिन 8 घंटे के लिए 750 वाट इलेक्ट्रिक इस्त्री यानी कि आयरन का उपयोग किया जाता है। तो इस्त्री द्वारा एक दिन में खपत ऊर्जा है, यूनिट में बताना है। 1 यूनिट बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट आवर, यही होता है। 8 घंटे आपको दे रखा है, 750 आपको वाट दे रखा है, घंटा हमें मिल चुका है, वाट हमें दिया हुआ है, किलो हमें चाहिए तो 1000 से हम भाग लगा देंगे। तो यहां से हमारा आ जाएगा 700.75 इंटू में 8 किलोवाट आवर 40, उसके बाद 56 4 60, 6 किलोवाट आवर यानी कि 6 यूनिट। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को डैश कहते हैं। परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को, परमाणु के अंदर क्या होता है? नाभिक होता है। इसी नाभिक का कभी संलयन होता है, फ्यूजन होता है, तो कभी विखंडन होता है। और इन दोनों ही प्रक्रिया में बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। इसी को हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं, नाभ की ऊर्जा बोलते हैं। ये हमारा राइट आंसर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।